नमस्कार। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं द इंटरव्यू टाइम्स। आज दिल्ली में नीति आयोग की की बैठक थी। आप सभी लोगों ने खबर देखी होगी। नीति आयोग की बैठक थी और उस बैठक में बड़ा बवाल मच गया। और बवाल इसलिए मचा कि बोलने नहीं दिया गया। ममता बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें इस बैठक में बोलने नहीं दिया गया और उनका अपमान किया गया, एक तरीके से ना बोलने देने का। कि बंगाल को की बात वो कह रही थी, बंगाल के लोगों की बात वो कह रही थी, लेकिन उनके साथ भेदभाव किया गया और उन्हें बैठक में समुचित समय नहीं दिया गया। ये आरोप, बड़ा आरोप लगाया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि इसीलिए मैंने मीटिंग को छोड़कर बाहर आ गई। और इस पर अब बड़ी सियासत हुई। तमाम अटैक हुए एक दूसरे की तरफ से। तो क्या वाकई ममता बनर्जी का माइक बंद कर दिया गया और क्या उन्हें बोलने नहीं दिया गया? इस पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी उसके पहले चर्चा करें, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि नीति आयोग में आखिर बैठक किस बात को लेकर के थी, जिस पर इतना बवाल हो रहा है। तो आखिर बैठक थी किस बात को लेकर के? दरअसल नीति आयोग, आप जानते होंगे, नीति आयोग योजना आयोग की जगह बनाया गया है। योजना आयोग को खत्म कर दिया गया था 2014 में, और 2015 में 1 जनवरी से नीति आयोग बना दिया गया। ये नीति आयोग वही काम करता है जो योजना आयोग करता है। काफी कुछ थोड़ा बहुत अलग है, अंतर है उसके काम करने के पैटर्न पे, तमाम चीजों पे। लेकिन जो बहुत बड़ा अंतर है वो है कि योजना आयोग के पास फाइनेंशियल पावर्स थी, पैसे की ताकत थी। वो पैसा राज्यों को दे सकता था। वो उसके पास आर्थिक ताकत थी। वो राज्यों के लिए योजनाओं के मद में पैसे का अलॉटमेंट करता था। नीति आयोग के पास पैसे की कोई ताकत नहीं है, फाइनेंशियल पावर्स नहीं है। ये बिल्कुल आप ये समझिए कि इसके पास सिर्फ एडवाइजरी पावर्स हैं। योजनाएं बनाइए, थिंक टैंक हैं आप बस। कहा भी गया है कि सरकार का सबसे बड़ा थिंक टैंक है। फाइनेंशियल पावर्स नहीं है। तो जब फाइनेंशियल पावर्स नहीं होती है तो फिर वो कोई भी संस्था हो, परिवार का सदस्य हो, कोई भी हो, आर्थिक ताकत सबसे बड़ी ताकत है। जिसके पास आर्थिक ताकत है उसी के पास असली ताकत है। तो ये है थिंक टैंक। और ये थिंक टैंक थिंक कर रहा था कि 2050 में या 2047 में, प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा है, 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा, विकसित देश बन जाएगा। और उस विकसित देश के सामने क्या क्या चुनौतियां होंगी, उन चुनौतियों पर आज मंथन करने के लिए इन मुख्यमंत्रियों के साथ जो मीटिंग होती, केंद्रीय मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, तमाम एक्सपर्ट होते हैं, तो नीति आयोग की बैठक थी कि भाई बना तो लोगे आप 2047 में विकसित भारत, लेकिन बनाओगे कैसे? क्या क्या जरूरतें हैं? क्या हमें फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, सुविधाएं, तमाम चीजें जो जुटानी होंगी। और उसके बाद जो पॉपुलेशन, जो बुजुर्ग पॉपुलेशन तैयार हो जाएगी। अभी तो जवान पॉपुलेशन ज्यादा है। अभी जवान पॉपुलेशन ज्यादा है तो बड़ा गर्व महसूस करते हैं तमाम लोग। प्रधानमंत्री जी तो कुछ ज्यादा ही गर्व महसूस करते हैं, कह चुके हैं कई दफे। तो वो जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में 2047 में जाते जाते बुजुर्ग पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी। और बुजुर्ग पॉपुलेशन को पालना भी पड़ेगा। हेल्थ, स्वास्थ्य, उनके खाने पीने, रहने, उनकी तमाम चीजों की व्यवस्थाएं, क्योंकि परिवार नाम की संस्था भी आने वाले समय में टूटती जाएगी। आज ही कोई किसी का साथ नहीं देता है तो आने वाले समय में बहुत बदलाव आएगा। और ये सारे नागरिकों की जिम्मेदारी राज्य की होगी। राज्य मतलब सरकार की, देश की जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी होगी कि इन सभी नागरिकों को आपको पालना है, स्वस्थ रखना है, सब कुछ उनकी दवा दारू का ख्याल रखना है। तो इस पर बैठक थी। और इस पर तमाम लोगों ने जो विजन डॉक्यूमेंट बनाए हैं, कई स्टेट्स ने और कई स्टेट्स ने नहीं बनाए हैं, तो उस पर चर्चा थी कि आपको क्या क्या करना है
कैसे करना है, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, नीति आयोग क्या पॉलिसी बना रहा, क्या सोच रहा, किस तरीके का एजेंडा है, उन सारी चीजों पर बैठक थी और बात होनी थी। लेकिन बात, जहाँ राजनीतिक लोग इकट्ठे हों तो बात कैसे हो सकती है? बात ही बात में तो ये बड़ा बतंगड़ हो गया है। ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाया है वो यही आरोप है कि मुझे बोलने नहीं दिया गया, जबकि जो और मुख्यमंत्री हैं, तमाम स्टेट्स के जो मुख्यमंत्री आए, छोटे बड़े तमाम, यहाँ तक कि पुडुचेरी के मुख्यमंत्री को भी 15 से 20 मिनट का मौका मिला। ममता बनर्जी ने कहा कि तमाम लोग, उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू 20 मिनट बोले और मुझे 5 मिनट बोलने पर ही टोका टोकी शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़, गोवा, अरुणाचल, असम, इन सब के मुख्यमंत्रियों ने 15 15 20 20 मिनट भाषण दिया, बात की, अपनी बात रखी जो बात रखनी थी। उन्होंने कहा कि मुझे घंटी बजाकर रोकना रोकना शुरू कर दिया। और उन्होंने कहा, जब मैंने कहा कि मुझे क्यों रोका जा रहा है, ये मेरे साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है, बंगाल की बात क्यों नहीं सुनी जा रही है, तो उन्होंने कहा, फिर मैंने सोचा कि बैठक का बहिष्कार किया जाए और मैं बाहर आ गई। ये ममता बनर्जी ने प्रेस से बात करके बात बताई। उन्होंने कहा कि माइक बंद कर दिया गया, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये अपमान है, मुझे बात अपनी रखने नहीं दी गई। ये ममता बनर्जी ने तमाम आरोप लगाए। और ये अगर वाकई आरोप सही है तो बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं कि किसी एक मुख्यमंत्री का, चुने हुए मुख्यमंत्री का माइक आप कैसे बंद कर सकते हैं, आप उसे रोक कैसे सकते हैं? वो अगर अपनी बात, अपनी जनता की बात, अपने स्टेट की बात वो आपके सामने रख रहा है, जिसके लिए मीटिंग बुलाई गई है, वो अगर उस एजेंडे पे बात कर रहा है तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन कितनी सच्चाई है इसमें, कितनी नहीं है, ये अंदर के लोग जानते हैं। नीति आयोग की भी सफाई आई है, नीति आयोग ने भी अपना पक्ष रखा है। नीति आयोग ने कहा है कि ममता बनर्जी का जो जो आरोप है ये बेबुनियाद है। और उन्होंने कहा कि माइक बंद नहीं किया गया है। सीईओ आए नीति आयोग के, और उन्होंने प्रेस से बात की और उन्होंने कहा, बीवीआर सुब्रमण्यम साहब हैं सीईओ, उन्होंने कहा कि सभी स्टेट्स के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए एक समय निर्धारित किया गया था और सभी को 7 मिनट का समय दिया गया था, अलॉट किया गया था। किसी भी एक मीटिंग का एक अपना तरीका होता है कि इतने पार्टिसिपेंट्स हैं, इतने घंटे की मीटिंग है, तो सबको उसमें समय डिवाइड करके दिया जाता है। तो वो समय, उन्होंने कहा कि सभी को 7 7 मिनट का समय दिया गया था। यहाँ तक कि ममता जी को जाना था जल्दी, तो उन्होंने कहा कि लंच से पहले मुझे बोलने का मौका दिया जाए, तो उनके उस रिक्वेस्ट को, अनुरोध को स्वीकार किया गया और उन्हें लंच से पहले बोलने का मौका दिया गया। लेकिन और उनकी बातों को सुना भी गया, उनका सम्मान पूर्वक सुना हम लोगों ने और नोट भी किया। ये तो बीवीआर सुब्रमण्यम साहब का, जो सीईओ है नीति आयोग के, उनका ये प्रेस के सामने वो भी आया और उन्होंने कहा कि इस तरीके से अंदर हुआ और माइक नहीं बंद की गई, उनको कोई, किसी ने कोई अपमान नहीं किया। उन्होंने कहा कि गवर्निंग काउंसिल की नवी बैठक थी और इसमें एजेंडा, जैसा मैंने पहले कहा कि विकसित भारत का एजेंडा था। 10 राज्यों को उन्होंने कहा मुख्यमंत्री बैठक में नहीं आए, जिनमें से उन्होंने नाम भी गिनाए, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, दिल्ली, बिहार। बिहार के हालांकि डिप्टी सीएम आए, मुख्यमंत्री नहीं आए, डिप्टी सीएम आए, वहाँ के मंत्री भी केंद्र में हैं तो वो भी मेंबर हैं तो वो भी आए। तो उस ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है बिहार से। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए। और लेकिन ये बैठक, उन्होंने कहा कि बाकी सारे मुख्यमंत्री आए और उन्होंने जिस तरीके से एक बैठक का एक प्रोटोकॉल होता उस तरीके से चलाने की कोशिश की गई है। अब सवाल ये उठता है कि माइक बंद किया गया या नहीं किया गया। ममता जी सीजन पॉलिटिशियन है, बड़ी नेता हैं, उन पे भी डाउट करना ठीक नहीं है कि माइक उनका बंद नहीं किया गया, उन्हें परेशान नहीं किया गया। वो जो कह रही हैं वो जाने, लेकिन वो जो कह रही है वो मैंने आपको बताया, नीति आयोग ने जो कहा वो मैंने आपको बताया। लेकिन जो बुनियादी सवाल है, वो बड़ा सवाल है कि बोलने नहीं दिया गया और आप बाहर आ गई। आप वहां पर बात करने गई थी अपने स्टेट की, लोगों की,
पश्चिम बंगाल के लोगों की बात करने गई थी, और 2047 में अगर मिशन है, इस तरीके का एजेंडा है कि कैसे विकसित भारत बनना है। और अगर आपको लग रहा है कि 2047 में इम्पॉसिबल है, क्योंकि तमाम लोग कह रहे हैं इम्पॉसिबल है, क्योंकि जिस तरीके से ग्रोथ रेट की जरूरत है वो ग्रोथ रेट नहीं है, और वो ग्रोथ ग्रोथ रेट नहीं है, तो विकसित भारत का सपना सपना ही रहेगा 2047 में। हो सकता है वो 2057 में पूरा हो, 2067 में पूरा हो, आगे जाके होना तो है, लेकिन 2047 का जो टाइम रखा गया, टाइम बाउंड, इसमें हो सकता ना हो। आपको अच्छा सा एक अपना प्रेजेंटेशन होना चाहिए था, रिसर्च होना चाहिए था पूरा, क्योंकि सरकार के पास पूरी मशीनरी होती, और आपको अपनी बात रख के आना चाहिए था। अगर आपका माइक बंद कर रहे थे तो बहुत बड़ा हॉल नहीं है, और 100-200 मीटर दूर नहीं है बैठ के कि आपस में दूरी है कि बिना माइक के आवाज जा नहीं सकती। आप लोग जब रैली को संबोधित करते हैं तो आप लोग बहुत एनर्जी के साथ बात करते हो, नेता कम्युनिकेशन में माहिर भी होते हैं और पूरे एनर्जी के साथ बात भी करते हैं। आपका माइक बंद कर दिया गया था, आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए था, और उसके बाद आपको पूरी बात कहनी चाहिए थी, बिना माइक के कहनी चाहिए थे। उनको नोट करना पड़ता, और जो वहां पर जो लोग कर्मचारी हैं जिनको नोट करने की ड्यूटी है वो नोट करते, आपकी बात सुनते। ऐसा नहीं है कि आपके साथ मैन हैंडलिंग होती। आपको कौन रोक सकता था? कोई नहीं रोक सकता था। आप एक चुनी हुई मुख्यमंत्री हैं, फायर ब्रांड नेता हैं, आपके तर्कों के आगे तो टिक नहीं पाते हैं, आपको रोक कौन सकता था? आपको बोलना चाहिए था ममता जी। आप बोल के आती, और बोल के आने के बाद बायकॉट करती कि अब मैं आगे नहीं बैठूंगी, मुझे जो अपनी बात कहने थी, 10 मिनट लगे 15 मिनट लगे, मैं बोल के जाऊंगी, आप रोक नहीं सकते हो, ये कह के, ये चैलेंज करके आपको बात को बोलना चाहिए था। आप पूरी बात बोल के आती, जो एजेंडा था, जो बातें कहनी थी आपको, जो डेवलपमेंट से रिगार्डिंग बातें कहनी थी, या पश्चिम बंगाल की कोई प्रॉब्लम्स हैं, वो जो भी आप एक सोच के आई हूँ वहां के जनता की भलाई के लिए, वो आपको बोलना चाहिए था। ये मौका आपको नहीं चूकना चाहिए था, और वो रिकॉर्ड में दर्ज होता, और उसके बाद आपको बायकॉट करना था तो आप मीटिंग को बायकॉट कर देती। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप जनता की चुनी हुई प्रतिनिधि हैं। आप वहां पर बंगाल को रिप्रेजेंट कर रही थी। आप वहां पर माइक बंद करना, या माइक बंद हो गया या आप घंटी बजाकर टोका जा रहा, इसका प्रतिरोध कर सकती थी आप, क्योंकि आप नेता हैं। आप निरीह जनता नहीं है कि आपको किसी ने डांट दिया और भगा दिया, भाग गई। आपको अपमान नहीं, आपको लड़के, जिसके लिए आप जानी जाती हैं, आपको लड़के अपनी जगह वहां पर बनानी चाहिए थी और बात कहनी चाहिए थी। लेकिन आप वो बात नहीं कह के आई। आप जनता के लिए जिम्मेदार हैं, ना कि किसी नेता के लिए। आप जब जनता के लिए जिम्मेदार हैं, अकाउंटेबल हैं, तो आपको जनता की बात, जनता के दुख दर्द, जनता की जरूरतें, वो सारी चीजें आपको वहां पर विजन डॉक्यूमेंट होता अगर आपका, तो वो भी आपको प्रेजेंट करना चाहिए था कि ये हमारी सोच है, ये बंगाल को जरूरत है, इस तरीके से हम देख रहे हैं बंगाल कैसे विकसित बनेगा और देश कैसे विकसित बनेगा। ये जरूरतें हैं, इतने फंड की जरूरत है, इतने तमाम संसाधनों की जरूरत है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, इतनी सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए जरूरत है फंड। ये सारी चीजें आपको कहनी चाहिए थी। आपको ये भी बताना चाहिए था, जैसे कि आपके पार्लियामेंट में आपके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर आवास योजना और मनरेगा में 2021 के बाद से फाइनेंशियल ईयर, 3 साल से, उनका कहना है कि 3 साल से, ऑन रिकॉर्ड है लोकसभा की कार्रवाई में, 3 साल से उनका कहना है कि 10 पैसे की भी मदद नहीं मिली। तो ये आपको बोलना चाहिए था कि किस तरीके से आप विकसित भारत की बात कर रहे हैं। बंगाल अगर विकसित नहीं होगा, भारत कैसे विकसित हो जाएगा? अगर आप फंड नहीं देंगे तो कैसे विकास होगा? आपने मनरेगा का फंड रोक रखा है, आपने आवास योजना का फंड रोक रखा है। ये भेदभाव क्यों हो रहा है? बजाय इसके कि आप भेदभाव का आरोप लगा कर बाहर आ जाए, आपको बेनकाब करना चाहिए था। वहां जो लोग बैठे थे उनको बेनकाब करना चाहिए था, और वही बातें आपको आके मीडिया में बोलना चाहिए था कि मैं ये बोल के आई हूँ, ये मैं लेके गई थी। लिखित लेके जाना चाहिए था आपको, लिखित दस्तावेज लेके जाना चाहिए था आपको, जो बोलना था, और वो आप पेश करती। अगर आप 5 मिनट में ही आना था आपको, तो आप वो दस्तावेज दे के आती कि ये मैं पेपर्स
सबमिट कर रही हूँ, ये पेपर्स हैं, बंगाल को जो कहना है इस बैठक में वो इस पेपर में लिखा हुआ है। आपको बात कह के आनी चाहिए थी, आपको आईना दिखा कर आना चाहिए था, लेकिन ममता जी आप आईना दिखा के नहीं आई, आप सियासत करके आई हैं। इसे सियासत कहते हैं, राजनीति कहते हैं, आप राजनीति करके आई हैं। आप विक्टिम कार्ड खेल रही हैं, कि आपका अपमान हुआ। जब आपको इंडिया गठबंधन के एलाई के तौर पे आप अपनी को मानती हैं, वहां आपने कहा भी मीडिया के सामने कि मैं विपक्ष कोई नहीं गया था, मैं विपक्ष की तरफ से अकेली थी। एक तरफ आप इंडिया एलाइज के साथ हैं, दूसरी तरफ इंडिया एलाइज ने, इंडिया ब्लॉक ने अगर बॉयकॉट का ऐलान किया हुआ है कि इस मीटिंग में कोई नहीं जाएगा, तो आप फिर क्यों गई? आप अलग राजनीति कर रही हैं। आप अगर या तो आप इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ रहिए, तो वो भी रिकॉर्ड में जाता कि नीति आयोग की 9वीं बैठक में विपक्ष की तरफ से कोई नेता नहीं गया, आपने वो ब्रेक किया रूल। पॉलिटिक्स में अगर दबाव की राजनीति करनी है तो सब एक साथ रहो ना फिर। इंडिया ब्लॉक का एक ब्लॉक दिखना चाहिए, तभी तो सरकार दबाव में आएगी, तभी तो सरकार बात सुनेगी। अगर हर एक मुख्यमंत्री, कुछ मुख्यमंत्री अपनी सुविधा के अनुसार चले जाएं, कुछ नहीं जाएं, तो कैसे? दबाव ही नहीं बनेगा सरकार के ऊपर। आपको एक तो इंटैक्ट रहना चाहिए इंडिया ब्लॉक के साथ। आपको अगर इंडिया ब्लॉक में कोई प्रॉब्लम्स हैं तो बैठ के उसकी मीटिंग बुला के वो मुद्दे दूर करने चाहिए। लेकिन अगर आप इंडिया ब्लॉक से इतर रहना चाहती हैं तो फिर इतर रह के फिर आप अपनी राजनीति करिए, लेकिन मुद्दे जो हैं स्टेट के, उनको आपको उठाना चाहिए। और जो आपने आरोप लगाए ये गलत है। अगर आपके साथ ये हुआ तो बहुत गलत हुआ। माइक कैसे कोई बंद कर सकता है? टोका टोकी कैसे कर सकता है? 7 मिनट का अगर टाइम सीईओ साहब कह रहे हैं तो 7 मिनट सबके लिए लागू होना चाहिए, एक के लिए थोड़ी लागू होगा। दूसरी ये चीज की पॉपुलेशन जिस स्टेट की ज्यादा है, जो जो गरीब है, उसको ज्यादा समय देना चाहिए। पॉपुलेशन ज्यादा है, जिम्मेदारी उसके पास ज्यादा। आप पुडुचेरी के मुख्यमंत्री हो या गोवा का मुख्यमंत्री हो, थोड़ी सी पॉपुलेशन है, उसको बोलने के लिए भी 7 मिनट, बंगाल के मुख्यमंत्री को बोलने के लिए भी 7 मिनट। ये कोई न्याय नहीं है, ये बिल्कुल न्याय नहीं है। खैर, रिप्रेजेंटेशन कम ज्यादा होता है। उत्तर प्रदेश से अगर 80 सांसद चुन के आते हैं, उनको भी 7 मिनट दिया जाएगा, कैसे बात बनेगी? बात ही नहीं पूरी होगी। और जहां से 2 सांसद जीत के आते हैं, उनको भी 7 मिनट दे रहे हैं। तो ये तो नेचुरल जस्टिस भी नहीं है इस तरीके से, ये तो खिलाफ है उसके। तो ये जिन आयोजकों ने ये इस तरीके से डिसाइड किया था, वो एक तो तरीका गलत है। पूरा वैल्यू देना चाहिए था, इज्जत देनी चाहिए थी, समय देना चाहिए था। मीटिंग आप 4 घंटे में खत्म कर रहे हैं, 5 घंटे में खत्म कर रहे हैं, आप 10 घंटे का सेशन रखिए ना, 2 दिन मीटिंग रखिए ना। सारे नेता आके बात करेंगे अपना अपना, आधा आधा घंटा दीजिए, आधे घंटे में बात पूरी करें। आपका अगर देश बड़ा है तो मीटिंगें भी बड़ी होंगी ना। पॉपुलेशन बड़ी है, सारी चीजें बड़ी हैं, पॉपुलेशन बड़ी है, रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है, सारी चीजें। और आप मीटिंग उसी तरीके से करोगे जैसे कि किसी गोवा स्टेट की मीटिंग हो रही हो, दिल्ली स्टेट की मीटिंग हो रही हो, नहीं चलेगा ना। अगर आपके पास रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है, लोग ज्यादा हैं, समस्याएं ज्यादा हैं, तो आपको मीटिंगें भी बड़ी रखनी पड़ेगी ना। 2 दिन 3 दिन की मीटिंगें रखिए ना। नीति आयोग की 3 दिन 4 दिन की मीटिंग है, हर आदमी आके अपनी बात को बोले, पूरा रिप्रेजेंटेशन दे। ये पता भी तो चले जनता को कि नेता सोचते क्या है। नेताओं के पास कितनी बुद्धि, सद्बुद्धि, विवेक है कि अप कि चुन के भेजा गया है तो वो कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं, होमवर्क कर रहे हैं कि नहीं, क्या सोचते हैं, क्या पॉलिसी बना रहे हैं आने वाले 50 सालों के लिए, कि 50 साल में जब देश में जो पॉपुलेशन बूढ़ी होगी उसके लिए क्या इनके माइंड में चल रहा है, क्या योजनाएं हैं, किस तरीके से आगे ले जाएंगे। वो सारी चीजें क्या होमवर्क करते हैं या नहीं, या सिर्फ जनता के पैसे से मौज करते हैं नेता? तो मीटिंगें बड़ी रखिए, वहां पर उस एजेंडे पे फोकस रखिए, उस पे बोलिए, सब लोग बना के लाएं, होमवर्क करके आए, 150 पेज की रिपोर्ट बना के लाएं, सार्वजनिक हो वो। लोगों से इस तरीके की मीटिंगों से पहले साल भर इसकी कवायद चलनी चाहिए। लोगों से मांगिए, लोग अपने अपने आइडियाज भेजें, लोग उनको कंपाइल कीजिए, उनका स्टडी कीजिए, तब जाके प्लानिंग कीजिए। वरना प्लानिंग जिस तरीके से अभी तक होती आई है, सब देख रहे हैं, सारे स्मार्ट सिटी डूबे पड़े हुए हैं। नाम है स्मार्ट सिटी, लेकिन नाव चल रही है, डूबे हुए हैं। कहीं कुछ व्यवस्थाएं नहीं है, न बाढ़ से, न विंटर जब आता है, सर्दी आती है तो आप देखिए कितना हाल, बुरा हाल हो जाता है। जरा सी बारिश होती है तो एयरपोर्ट टूट जाती है, छत पुल टूट रहे हैं, बह रहे हैं।
ये प्लानिंग है, तो ये प्लानिंग नहीं चाहिए। इसलिए प्लानिंग जो हो उसकी कॉपी पब्लिक में आनी चाहिए कि हम 50 साल में क्या सोच रहे हैं, क्या विजन है, उसको पब्लिक में डालिए उस डॉक्यूमेंट को। वहां से लोगों के सजेशंस आएंगे, उनको इनकॉर्पोरेट कीजिए, एक एक्सपर्ट कमेटियां बनाइए, तब जाके उसको आगे बढ़ाइए। इस तरीके से हो सकता। और अपनी निजी स्वार्थ की पॉलिटिक्स से कम देश की जनता का नुकसान ना कीजिए। सभी नेताओं से मेरा यही आग्रह है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और द इंडियन टाइम्स को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। फिलहाल इस न्यूज एनालिसिस में इतना ही। जो लोग नए हैं उनसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि यहाँ पर हम आपकी ही बात करते हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।